Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ayushi and in this video we'll be talking about the current affairs for the month of January part 2. So the first news article is about प्रधानमंत्री जन धन योजना. It was in news क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट खुले थे उन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स हैव एक्सीडेड 1.5 लाख करोड़. तो ये योजना क्या थी? ये योजना इट वाज अ मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वो सभी लोग जिनका बैंक अकाउंट अब तक नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं करते, उन सभी लोगों का बैंक अकाउंट खोला जाए. It was launched on 15th August 2014 by our Prime Minister. और इसकी मदद से क्या हुआ है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बहुत हद तक पॉसिबल हो पाया. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और ज़्यादा स्मूथ हो गया. तो पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम होती थी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा रिलीज़ करती थी, वो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाता था और उसके बाद वो लोगों में बांटा जाता था. तो कभी कभी क्या होता था कि पैसा जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कम्युनिटी है, टारगेट पीपल है, उन तक पहुंचता ही नहीं था. करप्शन इतना ज़्यादा था. लेकिन आज के दिन गवर्नमेंट क्या करती है कि सीधा पैसा लोगों के खातों में, लोगों के बैंक अकाउंट में भेजती है. तो इट वाज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, क्योंकि इसके अंतर्गत वो सभी लोग जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे, बैंक अकाउंट ओपन किए गए और अभी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सारी वेलफेयर स्कीम का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में भेज देती है. जैसे आपका स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन्स हो गई, सब्सिडीज़ हो गई, उससे अलग बहुत सारी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना. तो इन सभी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट अब पैसा डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में भेजती है. Okay, so this was the first news, प्रधानमंत्री जन धन योजना. The next is about निसार मिशन. तो निसार मिशन आप देखो, निसार एन से नासा, आई से इसरो और सार का मतलब एक रडार, यानी कि इसका फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार. तो निसार मिशन क्या है? इट इज़ अ मिशन ऑफ नासा एंड इसरो एंड इट इज़ शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन 2023. ओके, इसका पर्पस क्या है? इस मिशन के अंदर देयर विल बी अ सैटेलाइट और वो सैटेलाइट आपके ग्लोब को स्कैन करेगी और स्कैन करके अर्थ की इमेज हमारे आगे लेके आएगी. यानी कि अर्थ का जो लैंड पोर्शन है, जो आइस शीट्स हैं, जो आइस कैप्स हैं, उन सब की एक हाई रेजोल्यूशन इमेज साइंटिस्ट को मिलेगी, जिसको स्टडी करके दे विल बी एबल टू टेल कि ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंजेस क्या हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट या क्लाइमेट चेंज का पेस अभी फिलहाल क्या है. तो दिस इज योर निसार मिशन. इट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन 2023. नाउ दिस NASA, ISRO, because these two space agencies are involved, and SAR stands for Synthetic Aperture Radar, यानी कि इसके अंदर जो रेडार का यूज हो रहा है, दैट रेडार विल हेल्प अस इन गेटिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस. ओके, और उसी के साथ साथ ये जो रेडार है इट कैन इट कैन वर्क अंडर एनी सिचुएशन, यानी कि वो क्लाउडी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, डार्कनेस हो, डे लाइट हो, यानी कि दिन रात किसी भी वेदर में ये रेडार विल बी एबल टू कैप्चर पिक्चर्स एंड विल बी एबल टू प्रोवाइड अस हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी इमेजेस ऑफ अर्थ्स लैंड, आइस शीट, आइसकेप्स, using which studying which our scientists will be able to tell the global environmental changes and they'll be able to understand the effect and pace of climate change. Okay, so remember this mission NISAR, it is a combined mission of NASA and ISRO. Okay, now next is about Jagannath Temple. Why this temple is in news? Because ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अमेंडमेंट पास किया है और अमेंडमेंट पास करके उन्होंने इस टेम्पल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनको कुछ पावर्स दी है रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन, लैंड कंजर्वेशन एट्सेट्रा. तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. जगन्नाथ टेम्पल इट इज़ बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय 12th century king अनंतावर्मान चौड़ागंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक राजा अनंतावर्मान चौड़ागंगा देवा के द्वारा ये टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 12th century. इस टेम्पल को हम वाइट पगोड़ा भी बोलते हैं और ये टेम्पल हिंदूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा. ओके, चार धाम यात्रा में आपके चार इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस आते हैं. तो बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम. सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा and it was also in news due to the latest amendment passed by Odisha government, that's why we have covered this news article. Okay, next in our list is Osiris Rex.
Now, what is OSIRIS-REx? OSIRIS-REx is a mission of NASA. First of all, इट इज़ अ मिशन ऑफ नासा, और इस मिशन के अंदर क्या है, आपका एक बहुत पुराना, एक बहुत एंशियंट एस्टेरॉयड है बेनू। तो ये मिशन के अंदर जो ये बहुत एंशियंट एस्टेरॉयड बेनू है, इस मिशन के अंदर आपका ये माना जा रहा है कि इस बेनू से कुछ इम्पॉर्टेंट सैंपल ये मिशन वापस लेके आएगा, और इस सैंपल को स्टडी करके साइंटिस्ट विल बी एबल टू कंक्लूड समथिंग। ये जो बेनू है, इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इतना पुराना ये है। तो इसका अगर हमें कोई सैंपल यहाँ से मिल जाए, कोई डस्ट मिल जाए, पेबल मिल जाए, उसको स्टडी करके पास्ट के बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके, दैट्स वाई OSIRIS-REx इज़ अ मिशन ऑफ नासा, जिसमें ये बेनू के पास जाके वहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। ठीक है, बेनू इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा साइंटिस्ट आर सेइंग दैट इट माइट स्ट्राइक अर्थ इन द कमिंग सेंचुरी। तो अगली सेंचुरी में इट माइट स्ट्राइक द अर्थ बिकॉज इट इज़ अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इसकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1999। ओके, सो दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2016, एंड ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि दिस मिशन विल बी एबल टू ब्रिंग बैक द सैंपल्स बाय 2023. All right, so this was your OSIRIS-REx mission. It will bring back samples by 2023. It is NASA's first mission meant to return a sample from ancient asteroid Bennu. Okay. Next news article is about gateway to hell. So there can be a direct question कि gateway to hell कौन सी country में है? So gateway to hell is there in Turkmenistan or Turkmenistan, whatever way you pronounce it. तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि पीपल नीड टू फाइंड अ वे जिससे कि हम जो फायर यहाँ पे उसको एक्सटिंग्विश करें। मतलब गेटवे टू हेल क्या है कि एक नेचुरल गैस फील्ड था तुर्कमेनिस्तान के अंदर जो कि अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो गया था 1971 में। सोवियत पीपल यानी कि सोवियत साइंटिस्ट वर डूइंग समथिंग, दे वर एक्सप्लोरिंग दिस नेचुरल गैस फील्ड, और वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में वहाँ पे कुछ मिसहैप हुआ जिसकी वजह से वो पूरे इलाके में आग लग गई। रेजिंग फ्लेम्स आर देयर एंड दे हैव बीन देयर। वो आग तब से लगी हुई है, अभी तक वो आग वहाँ पे है। तो इट्स बीन मोर देन 5 decades नाउ, और इसीलिए जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि वी नीड टू फाइंड अ वे टू एक्सटिंग्विश दैट फायर। ओके, और उस इलाके को बोलते हैं गेटवे टू हेल। सो गेटवे टू हेल इज इन तुर्कमेनिस्तान। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन अ कंट्री ऑन January 12, और ये 1984 से हम हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे बनाते हैं। क्यों मनाते हैं? बिकॉज दिस डे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो 12 जनवरी 12 जनवरी 1863 को जो आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम वॉज नरेंद्रनाथ दत्ता। So Narendranath Datta was the real name of Swami Vivekanand ji. He was born in 1863, और हम सबको पता है कि शिकागो में उन्होंने एक बहुत फेमस स्पीच दिया था। तो in 1893 he delivered a very beautiful speech in Chicago. शिकागो के अंदर Parliament of World Religion was organized, और वहाँ उन्होंने स्पीच दिया था whereby he told about the beautiful Hindu culture. He in a way sort of taught the western part of the world. वेस्ट को उन्होंने बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हिंदुइज़्म। तो वहाँ उन्होंने बताया कि हिंदुइज़्म इज़ अ रिलीजन जो सभी रिलीजन को ट्रू मानता है, सभी रिलीजन को इक्वल मानता है। और उन्होंने बताया कि आवर रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस, आवर रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेशन। तो ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे से हिंदू धर्म की एक पिक्चर प्रेजेंट की थी, हिंदू धर्म के बारे में बताया था। तो बहुत फेमस स्पीच था। ओके, एंड स्वामी विवेकानंद वॉज अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को वो अपना गुरु मानते थे, और बाद में उनकी डेथ के बाद उन्होंने रामकृष्ण के नाम से मिशन भी बहुत सारे अपने चलाए। ओके, सो दैट वाज अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट गगनयान मिशन।
तो गगनयान मिशन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसरो ने जो मिशन के अंदर क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होना है उसका टेस्ट किया है। तो दिस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 15 अगस्त 2018 और इसके अंदर क्या था कि वी विल बी सेंडिंग ह्यूमन टू द स्पेस, हम ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे। दिस इज़ द बेसिक कॉन्टेक्स्ट, बेसिक आइडिया ऑफ दिस मिशन। और अगर इंडिया ये सक्सेसफुली कर पाता है देन we will become fourth country in the world to do so after China, Russia and US. So these three countries have already done it, and if India is able to do this successfully then we'll become the fourth country in the world to do it. Okay, तो इसके लिए आप ऑलरेडी हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स आर अंडर ट्रेनिंग इन रशिया। सो अवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। नाउ दिस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस साल भी ये रिपोर्ट पब्लिश होती है उस साल देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑल राइट, आई वुड लाइक यू टू कॉमेंट द नेम ऑफ द मिनिस्टर इन दी कमेंट सेक्शन। टेल मी कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट कौन है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। तो इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने अपना फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश ने इंक्रीज़ किया है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लूज़ किसने किया है, लॉस्ट सबसे ज़्यादा किसने किया है फॉरेस्ट कवर? अरुणाचल प्रदेश ने। और इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट के पास है? तो आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, Arunachal Pradesh lost maximum forest cover and Andhra Pradesh increased maximum forest cover. Okay, this is the important data that I could find in this report. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट न्यू इसरो चीफ। सो अभी तक हमारे इसरो चीफ कौन थे? के सिवान। नाउ ही विल बी गॉन और उनको रिप्लेस कौन करेंगे? एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ विल बिकम द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड ही विल रिप्लेस। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टोंगा वोल्केनिक इरप्शन। तो इट वाज एन अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन, सी के अंडर दिस वोल्केनो वाज इरप्टेड, जिसकी वजह से सुनामी वेव्स वर जनरेटेड। ओके, तो जो टोंगा आइलैंड है इट अकर्स अलोंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नाउ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज सच अ एरिया विच इज़ वेरी वनरेबल इन टर्म्स ऑफ दीज इवेंट्स। तो दुनिया भर में जो मेजॉरिटी वोल्केनोज हैं, अर्थक्वेक हैं, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया इस जोन में ही आते हैं। उसका रीज़न क्या है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जोग्राफी दैट वी वोंट बी डिस्कसिंग इन दी करंट अफेयर सेक्शन। तो दिस इज, आई होप यू कैन सी, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड दिस लाइन, दिस डिनोट्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसके अंदर दुनिया भर में लगभग 450 से ज़्यादा वोल्केनोज इस एरिया में आते हैं। दुनिया में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उनमें 90% अर्थक्वेक, 90% ऑफ वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर्स इन दिस रीजन विच इज़ कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, सो टोंगा आइलैंड भी इसी रीजन में लाया करता है। दैट्स वाई सच ह्यूज डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन वाज रिपोर्टेड देयर। ओके, इवन आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि पेरू ने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। आई गेस 90 दिनों के लिए वहाँ पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है टू डील विद दिस सुनामी वेव्स जो जनरेट हुई थी ना, उससे वहाँ उनके जो बीचेस हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। सो टू combat this situation they have imposed sort of national emergency there. Okay, now next news article is about United Nations Security Council. Why is it in news? It is in news because US is pushing for sanctions against North Korea. तो नॉर्थ कोरिया का हमें पता है एक ही काम है कि मिसाइल वगैरह टेस्ट करना, मिसाइल फायर करना। तो यूएस ने बोला है कि ये ज़्यादा मिसाइल फायर कर रहे हैं, अभी लेट अस पुट सम सैंक्शंस ऑन देम। ओके, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस ने बोला है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए जाए। नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 1945। Okay, 1945 में this council was formed and the purpose, the objective was to maintain international peace and security. कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, there was a huge sort of devastation, destruction, people lost their lives. तो अब ये करते हैं कि अब आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1945.
अब इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ विच 5 आर परमानेंट मेंबर्स एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये 5 परमानेंट हैं, कुछ भी हो जाए ये 5 तो मेंबर रहेंगे, और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। तो जैसे अभी 10 मेंबर हैं तो हर एक नॉन परमानेंट मेंबर को 2 साल का टर्म दिया जाता है, और जब उसका 2 साल का टर्म पूरा हो जाता है तो उसको हटा के दूसरी कंट्रीज को इलेक्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करता है यूएन जनरल असेंबली। ओके, यूएन जनरल असेंबली इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो 5 मेंबर परमानेंट है, 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका 2 साल का टर्म होता है। उनका टर्म पूरा हुआ, उनकी जगह नए मेंबर आएंगे जिनको अपॉइंट या इलेक्ट कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, अब 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? देखो, नॉन परमानेंट याद करके फायदा नहीं है बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया इज अ non-permanent member of United Nations Security Council, and I guess हमारा term will be over in 2023, I think either in 22 or in 23. Okay, so the permanent 5 members are चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं ना, इनके पास वीटो पावर भी होता है, दे हैव वीटो पावर, कि कोई भी अगर रेजोल्यूशन है उनमें से, इन 5 में से अगर कोई एक कंट्री भी वीटो कर देता है तो वो फिर पास नहीं हो पाता। तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। नाउ द लास्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने फॉर्मली अनाउंस किया है दैट दे विल बी शिफ्टिंग देयर कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा। तो वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करें जकार्ता से नुसंतारा। नुसंतारा लाइज ऑन द ईस्ट साइड ऑफ बोर्नियो आइलैंड। ओके, और ये कैपिटल शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि एनवायरमेंट कंसर्न इनका एक है, दूसरा जकार्ता में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक जकार्ता की जो मेजर एरिया है दैट विल सिंक अंडर वाटर, दैट एरिया विल सबमर्ज अंडर वाटर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कैपिटल पानी में डूब गया, कि सुबह उठे और पता चला कैपिटल ही नहीं है। तो to prevent this, they are doing is they are shifting their capital from Jakarta to Nusantara. So that's all. In this session, we have covered almost all the current affairs of January, and the important ones which are remaining, they'll be covered in one video. So 3 part के अंदर the current affairs of the entire month of January will be done. Right? Thank you so much. If you like the video, then please hit the like button, share this video, and subscribe to this channel. Thank you.